नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। आखिरकार ये साइक्लोन किन-किन इलाकों को प्रभावित करेगा, कहां-कहां पर इसका असर होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। महापात्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार सर, इस समय की जो स्थिति है बंगाल की खाड़ी में, क्या कहेंगे सर? कब तक ये साइक्लोन बनेगा और किन-किन इलाकों को प्रभावित करेगा? बंगाल की खाड़ी में अभी जो लो प्रेशर सिस्टम कल डेवलप हुआ था, धीरे-धीरे इंटेंसिफिकेशन होकर एक डिप्रेशन के रूप लिए हैं और इसके साथ अभी जो विंड स्पीड वहाँ चल रहा है लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड चल रहा है। कोस्टल में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पेशली साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी एरिया में। और हमारा उम्मीद है कि कल ये फिर इंटेंसिफिकेशन होकर साइक्लोन स्टॉर्म यस में परिणत होगा और उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके 25 तारीख को ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हो जाएगा और 26 तारीख को और इंटेंसिफिकेशन होते हुए नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तट को पारादीप और सागर द्वीप के अंदर पार करेगा। और जब ये तट के पास होगा तब इसका विंड स्पीड लगभग 155 टू 165 वेस्ट 185 kmph होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। और ये जो विंड स्पीड है ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। सो 26 मई आफ्टरनून इवनिंग की टाइम ये नॉर्थ उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागर द्वीप और पारादीप के बीच टकराएगा और इसकी प्रभाव में अभी समुद्र अशांत है और धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ेगा और कल से सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल भी धीरे धीरे अशांत होगा और जैसे ही ये नज़दीक आएगा ऐसे ही नॉर्थ बे ऑफ बंगाल ज़्यादा से ज़्यादा अशांत होगा। इवन द वेव हाइट जो होता है सी में वो 14 मीटर्स तक हो सकता है। इसलिए जो नॉर्थ और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है कल से बहुत डिफ़िकल्ट एरिया होगा कोई फिशरमैन के लिए, कोई शिप के लिए, कोई भी मरीन एक्टिविटी के लिए। इसलिए हम ये सुझाव दिए हैं कि कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ शिपिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन फ्रॉम टुमारो ओवर साउथ, ओवर सेंट्रल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। जो भी फिशरमैन अंदर है वो सभी वापस आ जाना चाहिए। कोई भी फिशरमैन और कोई भी शिपिंग एक्टिविटी के लिए अंदर नहीं जाना चाहिए। 24 तारीख शाम से उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास विंड स्पीड बढ़ेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड होते हुए शाम से 25 तारीख सुबह यह 50 से 60 और गस्टिंग से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और 26 तारीख सुबह वहाँ विंड स्पीड 90 से 100 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग से 110 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास। और जब साइक्लोन तट को टकराएगा तब इसका विंड स्पीड 155 टू 165 हो सकता है। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि लैंडफॉल टाइम जो हम बोल रहे हैं 26 आफ्टरनून इवनिंग, इससे 6 घंटा पहले इसका जो प्रकोप है, इसका जो इम्पैक्ट है शुरू होगा और फिर लैंडफॉल की टाइम 6 घंटा तक भी इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे ये झारखंड की तरफ मूवमेंट होगा, इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होगा, विंड स्पीड भी कम हो जाएगा। फिर भी साउथ ईस्ट झारखंड तक इसका विंड स्पीड 100 टू 120 kmph हो सकता है 26 मिडनाइट को। सो ये तरह विंड रेनफॉल भी आप देखेंगे तो 25 तारीख शाम से कोस्टल उड़ीसा का जितना डिस्ट्रिक्ट्स है और वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होते हुए आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। मगर 26 तारीख सुबह से यहाँ हेवी डाउनपोर होने का उम्मीद किया जा रहा है। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल तो रहेगा ही साउथ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में, मगर नॉर्थ उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स
और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल का जितना एरिया है वो सभी में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हो सकता है ऑन 26 ऑफ मई। 27 को रेनफॉल सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंटीरियर उड़ीसा में होगा हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, और झारखंड में ज़्यादा बारिश होगा उस टाइम। वहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है झारखंड में, और इसके साथ साथ जो बिहार है उसमें भी आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है 27 को। अब जब ये साइक्लोन तट के पास जा रहा होगा तब ये सदर्ली फ्लो की वजह से, विंड फ्लो की वजह से असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी 26 और 27 को अच्छा बारिश होने का उम्मीद है, और वहाँ भी हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग देकर रखे हैं। सो जो साइक्लोन जब तट पर आता है 6 घंटा से पहले स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव शुरू हो जाता है, और इस साइक्लोन के साथ भी स्टॉर्म सर्ज होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं। और जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है और इसका आसपास जो नॉर्थ उड़ीसा का कोस्ट है वो बहुत शैलो है और प्लेन एरिया है, डेल्टाइक एरिया भी है, इसलिए वहाँ ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज यूजुअली होता है। हमारा उम्मीद है कि स्टॉर्म सर्ज ऑफ 3 to 4 मीटर्स वेस्ट बंगाल एरिया में हो सकता है, जैसे मिदनापुर, 24 परगना, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में, और कोस्टल उड़ीसा का जो जैसे बालासोर, भद्रक एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ 2 to 3 सेंटीमीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। सर, अगर इस साइक्लोन की बात करें तो वो एक ऐसे टाइम पर आ रहा है जब मानसून भी बढ़ चुका है आगे, तो इस साइक्लोन का मानसून के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन होगा? क्या जो है केरल से पहले नॉर्थ ईस्ट में मानसून पहुंच जाएगा? अभी जो डेवलपमेंट हुआ ये मानसून एडवांस के साथ ही डेवलपमेंट हुआ है। जैसे 22 तारीख को साउथ ईस्ट मानसून सदर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी में एंटर किया था, और फिर आगे 21 तारीख को एंटर किया था, और 22 तारीख को फिर आगे बढ़कर एंटायर अंडमान सी कवर किया है, और कुछ हिस्सा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल भी कवर हुआ है। और अभी जो साइक्लोन आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे इसमें डिटैच होकर एक मजबूत सिस्टम जैसे तट के पास जाएगा। इसलिए इसके साथ कुछ रेनफॉल तो बढ़ेगा ही ओवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मगर मानसून आएगा कि नहीं ये देखने के लिए है। और केरला में जो मानसून आने वाला है मुझे लगता है कि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। सर, एक और सवाल उठता है, जैसे जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को डर है कहीं अम्फन जैसा ना हो। अम्फन से अगर हम कंपेयर करें तो कितना ये खतरनाक है? विंड स्पीड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अम्फन साइक्लोन था इससे थोड़ी से कम है, मगर मैं बोलूँगा कि लगभग सेम सिमिलर टाइप साइक्लोन है ये। मगर अम्फन डायरेक्ट हिट किया था साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना में, और कलकत्ता के ऊपर गया था, मेजर सिटी एरिया में प्रभावित हुआ था। मगर ये जो साइक्लोन है इसका पाथ थोड़ा नॉर्थ वेस्ट वर्ड है और ये अम्फन जैसे नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। मगर जैसे कलकत्ता का इम्पैक्ट आप कंपेयर करें तो अम्फन के हिसाब से इम्पैक्ट कलकत्ता में कम होगा, मगर बारिश ज़रूर होगा। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी कलकत्ता में हो सकता है। महापात्रा जी, एक आखिरी सवाल है, जो इस इलाके में लोग हैं, चाहे वो उत्तरी उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, तो वहाँ किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए लोगों को? अभी ये जो जो साइक्लोन है इसको लेकर हाईएस्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी एक रिव्यू मीटिंग लिए थे, इसमें सभी सेंट्रल एजेंसीज मौजूद थे, और दिशा निर्देश दिया गया कि सभी मिलकर इसको काम करना है। अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश, सभी मिलकर अभी इसका सामना कर रहे हैं।
और जब लोगों का रोल आता है इसमें ये है कि अभी साइक्लोन आने के लिए और 2 दिन टाइम है, 26-25 डे टाइम है और ये 2 दिन में हम हमारा जो व्यक्तिगत स्तर पे जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दरवाज़ा, खिड़की वगैरह सभी ठीक है कि नहीं, हमारे घर की वो सब चेक कर सकते हैं। हमारा छत ठीक है कि नहीं, वो सब चेक कर सकते हैं। हमारे घर के पास कोई डेड लिम्स या डेड ट्री है तो इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो घर के ऊपर पड़ सकता है, नुकसान कर सकता है। ऐसे ही कोई एक एलिमेंट ऐसे लूज़ स्ट्रक्चर कोई हमारे घर के पास है तो इसको हम निकाल सकते हैं और हमारा एरिया में कहाँ है तो इसको भी निकाल सकते हैं। और हमारे घर के पास कोई ऐसे पेड़ है इसको हम ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, जैसे विंड्स का इम्पैक्ट वो पेड़ के अंदर ज़्यादा नहीं होगा। और जब साइक्लोन आने के लिए अभी 2 दिन है, इसमें अभी कुछ हम कोस्टल एरिया के जो लोग हैं ड्राई फूड्स कुछ हमारे पास रहना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा और जो गैस सप्लाई वगैरह भी अफेक्टेड हो सकता है। जैसे कि विंड स्पीड हो रहा है ना, इसमें टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी सभी बहुत सारे लार्ज स्केल इम्पैक्ट हो सकता है और थचड हाउसेस, टीन हाउसेस, एडजस्ट हाउसेस भी लार्ज स्केल इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसके लिए जो एसेंशियल आइटम्स है इसको हम थोड़ा अरेंज करके रखना चाहिए। इसके साथ-साथ जब हमारा एरिया सेफ नहीं है और अथॉरिटी बोलेंगे कि आप सेफ शेल्टर को मूव करें, हम सेफ शेल्टर को चले जाना चाहिए। वहाँ धीरज रखना चाहिए और हमारे जो अथॉरिटीज़ है उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जब तक एरिया को डिनोटिफाई किया जाए कि साइक्लोन से मुक्त है, तब तक हम शेल्टर में रहना चाहिए। और कोई र्यूमर में बिलीव मत करिए। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इसको ऊपर ध्यान दीजिए और सभी को सजग करिए और सचेतन होकर इसका सामना करिए। महापात्रा जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।